नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल हाई फाई स्टडी पीडिया में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10वीं इतिहास के अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। ये पाठ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस अध्याय का नोट्स देखेंगे और ये मेरा नोट्स होगा। जो मैं आप अपने बारे में बताऊं तो मैं इस साल सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, तो यहाँ पे मैं अपना नोट्स दे रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि ये नोट्स आपको पसंद आएगा और यदि ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को से सब्सक्राइब कर दें। देखिए, इस वीडियो की एक खास बात है, इस वीडियो को देखने के बाद से आपका इस अध्याय से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ इस अध्याय की आपको कहानी पता चली जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंद चीन का क्षेत्रफल लगभग 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का अध्ययन करना था, तो हिंद चीन का जो क्षेत्रफल है वो 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर हिंद चीन का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवादी का अर्थ मैं बता दूं, राष्ट्रवाद होता है लोगों के अंदर देश के प्रति राष्ट्रीय भावना का जागृत होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इस बात को आप जान लीजिए, मैं आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद चीन में आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले हमें हिंद चीन के बारे में जानना है। तो फर्स्ट बात हमने जाना कि हिंद चीन का क्षेत्रफल 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड बात हमने जाना कि हिंद चीन में आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ये तीनों जो हैं वो देश हैं और ये तीनों देश हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो वियतनाम और लाओस हैं, यानी लाओस और कंबोडिया इन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। करते हैं, वैसे ही लाओस और कंबोडिया में भी मंदिर पर लोग विश्वास करते थे, यानी वहां पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजे सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया। मैंने आपको ऊपर बताया कि लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, तो वैसे ही अंकोर उसी को देखकर, यानी वहां पे राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में, यानी कंबोडिया में राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि यहाँ पे भारतीय संस्कृति का प्रभाव था और भारतीय संस्कृति में भी मंदिर को सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए अंकोर वाट में भी मंदिर का निर्माण करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण वहां पे करवाया गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया, तो राजे सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। यार क्या यार, बहुत ही वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हिंद चीन में सबसे पहले कौन व्यापारी आए, तो पुर्तगाली थे। और एक बात आप जान लीजिए कि बाद में चलकर यहाँ पे ये फ्रांस का उपनिवेश हो गया, यानी यहाँ पे हिंद चीन में फ्रांस की शासन हो गई। आप इंडियन, जब भारत के जो लड़ाई हुई, जिस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बारे में यदि आप जानते ही होंगे तो आपने सुना होगा कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाल के नाविक वास्को ड गामा व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। यानी सबसे पहले भारत, हमारे देश में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। वैसे ही हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगाली ही व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन हमारे देश में को धीरे धीरे कहानी समझ में आ रही होगी। पूरे वीडियो को देखिए, आपको इस अध्याय की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है आप कि हिंद चीन पर किस देश का उपनिवेश था। हिंद चीन किस देश का उपनिवेश था, तो वो फ्रांस का उपनिवेश था, याद कर लीजिएगा। और सबसे पहले वहां पे पुर्तगाली आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट पॉइंट है, 1863 ईस्वी में
कंबोडिया को फ्रांस का संरक्षित राज्य घोषित किया गया। मैंने आपको ऊपर बताया कि हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया, तो धीरे धीरे सबसे पहले फ्रांस ने कंबोडिया पर अपना जादू चलाया, कंबोडिया पर कब्जा करने को चाहा और अंततः 1863 ईस्वी तक फ्रांस ने कंबोडिया पर कब्जा कर लिया। उसी तरह 1904 ईस्वी में फ्रांस ने लाओस पर भी कब्जा कर लिया। इन दोनों बातों को आप याद कर लीजिएगा। 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर फ्रांस ने कब्जा किया और फिर 1904 ईस्वी तक लाओस पर भी कब्जा कर दिया। इसी तरह भारत में भी धीरे धीरे ब्रिटेन के जो शासक थे वो यहाँ पर भी धीरे धीरे यहाँ के जो एरिया थी, यहाँ के जो क्षेत्र थे उन पे कब्जा किए धीरे धीरे, और लगभग 200 साल तक यहाँ पे अपना कब्जा चलाया, यहाँ पे अपना शासन चलाया। उसी तरह फ्रांस ने हिंद चीन पर अपना कब्जा चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते हैं। जैसे हमने जाना कि हिंद चीन जो था फ्रांस का उपनिवेश था, तो जाहिर सी बात है फ्रांस के लोग यहाँ पे आकर बसेंगे, क्योंकि वो उनको लगा कि यहाँ पे हिंद चीन में फ्रांस से ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो वो फ्रांस में आके बसने लगे। और जो फ्रांसीसी हिंद चीन में आकर बसे उन्हें कोलोन कहा गया। क्या कहा गया? कोलोन कहा गया। ये भी आंसर होगा, कोलोन कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि अब हिंद चीन धीरे धीरे फ्रांस का उपनिवेश हो गया था, तो जाहिर सी बात है यहाँ के कुछ लेखक होंगे जो अपने लेख के माध्यम से अपने देश के लोगों को जागरूक कर उस उपनिवेश से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। जैसे भारत जब ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ, भारत जब ब्रिटेन के कब्जे में हुआ, तो भारत के कुछ लेखक जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से भारतीय लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। वैसे ही हिंद चीन के एक लेखक फान बोई चाउ, याद कर लीजिए, फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखकर वहाँ के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, वहाँ के लोगों को युद्ध करने के लिए, आगे आने के लिए प्रयास किया। तो वो थे फान बोई चाउ, जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा। इस प्रश्न को आप कमजोर मत समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। इन सब लेखकों के प्रयास से, यही नहीं थे और भी कई सारे लेखक थे, तो इन लेखकों के प्रयास से 1914 ईस्वी में वहाँ के देशभक्तों ने, यानी हिंद चीन के देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। मैं कह रहा था कि वहाँ के शिक्षकों, वहाँ के लेखकों ने अपना इस अपने लेखों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उसी जागरूकता के फलस्वरूप 1914 ईस्वी में वहाँ के देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कर दिया और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ, तो आपको बताना होगा कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन 1914 ईस्वी में हुआ था और इसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, हो ची मिन्ह ने, ये बहुत ही अच्छे आदमी थे। इन्हें वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता था। वियतनाम के रहने वाले थे और इन्होंने वियतनाम को स्वतंत्र करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। यही कारण है कि इन्हें वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं आखिर इन्होंने क्या किया। देखिए, हो ची मिन्ह ने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। इन्हें वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इन्हें वियतनामी राष्ट्रीयता का दल का गठन वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है और इन्होंने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। तो आपको बेसिकली दो बातों का ध्यान देना है इन दोनों टॉपिक में, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बात आपको ये ध्यान देना है कि 1914 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन हुआ जो देशभक्तों ने किया। 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ जिसे हो ची मिन्ह ने गठन किया। तो इन दो बातों को आप याद कर लीजिए। और एक बात, हो ची मिन्ह को वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। एक बात और आगे वाले प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा, हो ची मिन्ह या न्यूगन आइको, यही मुझे बताना था
कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई कोक होता है। न्यूगन आई कोक, याद कर दीजिए, ये इंडियन नाम नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये हिंद चीन का नाम है, ये वियतनाम का नाम है। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई कोक। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था, तो आपको बताना होगा न्यूगन आई कोक। तो आगे पढ़ता हूं मैं। हो ची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इनका था वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करना। हो ची मिन्ह ने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन 1925 ईस्वी में किया। उसके बाद इन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की। इन दोनों बातों को आप याद कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, एकदम आएगा। 2021 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है यार, देख लो एक बार, देखो याद कर लेना इस प्रश्न को। 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ। यानी वियतनाम ने जब फ्रांस को उसके देश से जाने के लिए कहा तो युद्ध की माहौल बन गई, लेकिन बाद में इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच समझौता हुआ। ये समझौता हनोई में हुआ था, इसलिए इस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये प्रश्न आएगा कि हनोई समझौता किनके बीच हुआ था और कब हुआ था। तो मैं बता दूं, हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था और 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, जनेवा समझौता। तो जनेवा समझौता के बारे में मैं बताऊं कि वियतनाम जो उस समय था वो 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जो उत्तरी वियतनाम के जो समर्थक थे, यानी उत्तरी वियतनाम के जो मीन्स मालिक थे, जो उधर से युद्ध लड़ रहे थे, उनका नाम था हो ची मिन्ह। तो वो चाहते थे कि हम दोनों भाई आपस में मिल जाए, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में मिल जाए। लेकिन जो दक्षिणी वियतनाम था वो इस बात से इनकार कर रहा था। उत्तरी वियतनाम चाहता था कि दक्षिणी वियतनाम हम में मिल जाए, लेकिन दक्षिणी वियतनाम इस बात से इनकार कर रहा था। तो इन दोनों को एक करने के लिए मई 1954 ईस्वी में जनेवा में एक समझौता पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। तो जनेवा समझौता यही था, दोनों को एक करने के लिए एक समझौता बुलाया गया और जिसमें ये आदेश दिया गया कि यदि दोनों देश यदि दोनों भाग यदि चाहे, दोनों क्षेत्र यदि चाहें, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों यदि समर्थन कर दे कि हम एक होंगे, तो दोनों को एक कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी रिस्क था, इसलिए इस रिस्क से बचने के लिए, यानी जनेवा समझौता की देखभाल के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन आयोग का गठन किया गया, जिसका सदस्य हमारा देश भारत, कनाडा और पोलैंड थे। यानी इसमें लोगों को लगा कि इसमें ये खतरा हो सकता है, ये आपस में दोनों देश लड़ सकते हैं, इसलिए इन दोनों की देखरेख के लिए, जनेवा समझौता की देखरेख के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसका सदस्य भारत यानी हमारा देश, कनाडा और पोलैंड, इन तीनों देशों को माना गया। यानी भारत, कनाडा और पोलैंड जनेवा समझौता की देखभाल कर रहे थे। याद कर लीजिएगा, आपको कहानी की तरह ये याद हो जा रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हुआ आंदोलन के बारे में जानना है। तो हुआ आंदोलन के बारे में मैं बता दूं कि हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित एक आंदोलन है और बौद्ध धर्म से संबंधित क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। क्रांतिकारी धार्मिक तो था ही, लेकिन साथ ही साथ क्रांतिकारी था। याद कर लेना, जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसका नेता ह्यून हो फूसो थे। यानी हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित एक आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके नेता हुइन हफूसो थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हुआ किस प्रवृत्ति से लागू होता है, यानी किस प्रवृत्ति की तरह वो था। हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति क्या था। अब नेक्स्ट, कंबोडिया, जिसके शासक थे नरोत्तम सिहानुक, इनके बारे में जानना है, कंबोडिया का अध्ययन करना है। चलिए जान लेते हैं। अब आपको मैं पढ़ के बता दूंगा, यहाँ तक आपको पूरी कहानी मालूम हो जाएगी। देखिए कंबोडिया के बारे में,
1954 ईस्वी में कंबोडिया स्वतंत्र हुआ और नरोत्तम सिहानुक को कंबोडिया का शासक बनाया गया। 1954 ईस्वी में कंबोडिया स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया, यानी खुद से स्वतंत्र हो गया। अभी साइन नहीं हुआ था, सिग्नेचर नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने को स्वतंत्र मान लिया और वहाँ का राजा नरोत्तम सिहानुक बने। आगे है, नरोत्तम सिहानुक का संबंध अमेरिका से अच्छा नहीं था। नरोत्तम सिहानुक का जो संबंध था अमेरिका से अच्छा नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय से इस कहानी में फ्रांस की बात हो रही थी, अब ये अमेरिका बीच में कहाँ से टपक पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे फ्रांस के बाद अमेरिका भी हिंद चीन में घुसने लगा था। फ्रांस की मदद देने के बहाने अमेरिका हिंद चीन में घुस गया और वो दक्षिणी वियतनाम का साथ देता था। किसका साथ? दक्षिणी वियतनाम का साथ देता था और उत्तरी वियतनाम का विपक्षी था। तो आगे हम जानेंगे उसके बारे में। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, नरोत्तम सिहानुक का संबंध अमेरिका से अच्छा नहीं था, दोनों में टकराव था। आगे चलकर अमेरिका ने 1969 ईस्वी में कंबोडिया पर जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे कंबोडिया का काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए हुआ ये कि अमेरिका चाहता था कि यहाँ पे कंबोडिया का शासन, यानी यहाँ पे नरोत्तम सिहानुक शासन न बने, क्योंकि नरोत्तम सिहानुक का संबंध अमेरिका से अच्छा नहीं था। नरोत्तम सिहानुक अमेरिका जो कहता था उस बात को नहीं मानते थे। अमेरिका चाहता था कि यहाँ पे हमारी शासन बन जाए, हम जो चाहें उसे नेता बना दें, जो हमारे पक्ष में है उसे शासक बना दें। तो इसलिए उसने कंबोडिया को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिहानुक को सत्ता से हटा दिया। अमेरिका का इतना वहां पे दबाव हो गया कि 18 मार्च 1970 ईस्वी को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद, यानी कंबोडिया का जो राष्ट्रीय संसद था, उस टीम ने नरोत्तम सिहानुक को सत्ता से ही हटा दिया। यानी जैसा अमेरिका चाहता था वैसे हो गया। अमेरिका ने नरोत्तम सिहानुक को सत्ता से हटवा दिया। आगे देखिए, और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी और अमेरिका ने नरोत्तम सिहानुक को सत्ता से हटाकर जनरल लोन नोल को शासक बना दिया। कंबोडिया का शासक जनरल लोन नोल को बना दिया। या नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा याद कर लीजिएगा आप, जिसे अमेरिका का समर्थन था। जनरल लोन नोल जो था वो अमेरिका के साथ था, अमेरिका के समर्थन में था। इस अपमान का बदला लेने के लिए नरोत्तम सिहानुक ने लाल खुमेरी नामक एक सेना बनाई। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि नरोत्तम सिहानुक के सेना का नाम क्या था? तो वो था लाल खुमरी। आपको कहानी मालूम ही चल गया होगा कि नरोत्तम सिहानुक का संबंध कंबोडिया से अच्छा नहीं था, इसलिए 1969 ईस्वी में अमेरिका ने नरोत्तम सिहानुक का संबंध अमेरिका से अच्छा नहीं था, इसलिए अमेरिका ने 1969 ईस्वी में कंबोडिया पर जहर की वर्षा करवा दी और इसके कारण 18 मार्च 1970 ईस्वी को जो कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद थी वो अमेरिका के दबाव के कारण नरोत्तम सिहानुक को सत्ता से हटाकर जनरल लोन नोल को सत्ता पर बैठा दिया, जिससे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। इस अपमान का बदला लेने के लिए नरोत्तम सिहानुक ने लाल खुमेरी नामक संस्था की स्थापना कर दी, लाल खुमेरी नामक सेना बना दी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लाल खुमेरी नामक सेना की स्थापना किसने की? तो नरोत्तम सिहानुक ने की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगे चलकर कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया गया। आगे कंबोडिया के बारे में, आज कंबोडिया को कंपुचिया के नाम से जाना जाता है। के बारे में जाना, कंबोडिया का अध्ययन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज यहीं पर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको लगता है कि हाँ वाकई इस वीडियो में दम था, एग्जाम में हम इस वीडियो के माध्यम से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपकी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।